राहुल ने अपनी मां को लेखा के बारे में सारा सच बता दिया था। उसकी मां सच सुनकर थोड़ा हैरान थी। राहुल की खुशी के कारण वो उसकी शादी लेखा से करवाने के लिए मान गई थी। मां की हां से राहुल भी बहुत खुश था। जब राहुल लेखा के साथ अपनी शादी तय होने की खुशी मना रहा था, तब उसी वक्त आयशा राहुल की यादों के गम में सिगरेट पिए जा रही थी। बीती रात राहिल ने उससे राहुल और लेखा के बारे में जो बताया था, वो बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो सोच रही थी, राहुल इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल फिर से उस चंद्रवंशी लड़की से शादी करेगा। तभी ब्रेन मैन आयशा के पास आकर बैठा और उसने उसे समझाते हुए कहा, बस भी करो आयशा, कितनी सिगरेट पियोगी? तुमने सुबह से 3 डब्बे खत्म कर दिए हैं। चलो अब उठो और कुछ खा लो। देखो मैंने तुम्हारा पसंदीदा ऑमलेट सैंडविच बनाया है। आयशा ने इमोशनल होकर उससे कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? मैंने तो राहुल को खुद से दूर इसलिए किया था ताकि उसकी जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी ना आ जाए। लेकिन उसने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर उसी लड़की से शादी करने जा रहा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ब्रेनमैन ने आयशा के कांधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, आयशा, मुझे नहीं पता कि राहुल तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कल रात जो तुम्हारा फ्रेंड यहाँ आया था, वो मुझे सही नहीं लगा। आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सही नहीं लगा मतलब? ब्रेनमैन ने गहरी सांस लेकर कहा, जब वो यहां से जा रहा था, तब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने जानबूझकर तुम्हें ये सब बताया। तुम खुद सोचो ना, कल से पहले वो तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम इससे पहले भी कई बार इस शहर में सामान लेने आ चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार खुद से पता करना चाहिए कि राहुल किस वजह से लेखा से शादी कर रहा है। पता करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। ये बोलकर आयशा वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही ब्रेनमैन ने बुदबुदाकर कहा, कैसे समझाऊं इस लड़की को? राहुल के बारे में कुछ पता भी नहीं करना चाहती और उसकी यादों में अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ भी दी जा रही। ब्रेनमैन बैठकर ये सब सोच ही रहा था, तभी मैग्नेट मैन ने उसके पास आकर बैठा और बोला, क्या हुआ? अभी भी वही हाल है क्या? ब्रेनमैन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो दोनों वहां से उठे और आयशा के पास गए। वो वहीं कमरे में सोफे पर जाकर लेट गई थी। आयशा का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैग्नेट मैन ने आयशा से कहा, तुम कल एक काम के बारे में पता करके आई थी ना? क्या प्लान है फिर? कल से चले मॉल में काम पर? आयशा ने धीमे से जवाब दिया, हाँ, उसका नंबर है मेरे पास। शाम तक कॉल करके बात कर लूंगी उससे। मैग्नेट मैन ने थोड़ा चिढ़कर कहा, यार क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? राहुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तुम भी बढ़ो ना। कब तक ऐसे ही तकलीफ में रहोगी? जब मैग्नेट मैन आयशा पर चढ़ रहा था, उसी वक्त कैफे में लेखा मैनेजर के सामने खड़ी हुई थी। वो उससे तेज आवाज में बोल रहा था, ये इस हफ्ते में 7वां कप टूटा है तुमसे। आखिर ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना, तो मैं तुम्हें कैफे से निकाल दूंगा। लेखा डरी सहमी सी अपनी नजरें झुकाकर मैनेजर के सामने खड़ी हुई उसकी डांट सुन रही थी। तभी लेखा ने अपनी आंख उठाकर मैनेजर की तरफ देखा तो लेखा हैरान रह गई। उसके मुंह से निकला, राहुल, तुम यहां पर? मैनेजर ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल उसके काउंटर के सामने खड़ा हुआ था। वो अपने घर से सीधा कैफे आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि लेखा इस वक्त कैफे में ही मिलेगी। लेकिन कैफे में उसे कुछ और ही देखने को मिला। राहुल को अपने सामने देखकर मैनेजर थोड़ा सा सहम गया। उसने राहुल से कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले राहुल मैनेजर से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी से इस तरह से बात करने की? मैनेजर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सर, इनसे गलती हुई थी, इसलिए मैं इन पर चिल्ला पड़ा। राहुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मैनेजर को देते हुए कहा, ये लो अपने कैफे के लिए नए कप खरीद लेना। इतना बोलकर राहुल मैनेजर के काउंटर से अंदर की तरफ आया और लेखा का हाथ पकड़कर बोला, चलो लेखा, आज के बाद तुम यहां पर काम नहीं करो। मैं नहीं देख सकता कि कोई तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करे। कैफे के सारे कस्टमर्स मैनेजर के काउंटर की तरफ ही देखे जा रहे थे कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। लेखा ने राहुल से कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले राहुल ने उससे कहा, नहीं लेखा, अब कुछ मत बोलना। तुम्हें काम करना है तो मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा काम ढूंढ दूंगा, लेकिन यहां पर नहीं।
मैनेजर के मुंह पर गेट लॉस्ट बोलकर राहुल लेखा को लेकर वहां से निकल गया। कैफे का सारा स्टाफ और कस्टमर्स राहुल और लेखा को देखता ही रह गया। पहली बार किसी ने स्टाफ के सामने मैनेजर की इतनी बेइज्जती की थी। इससे वहां के सारे वेटर्स और स्टाफ सब खुश थे, क्योंकि मैनेजर आए दिन उन लोगों को किसी न किसी वजह से चिल्लाता रहता था और वो लोग उसे जवाब भी नहीं दे पाते थे। लेकिन आज मैनेजर का चेहरा बिल्कुल उतर गया था और उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ था। राहुल लेखा को कैफे से बाहर लेकर पहुंचा और उसे अपनी बाइक के पास ले जाकर खड़ा किया। लेखा ने राहुल की तरफ देखकर कहा, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे काम के पैसे बाकी थे, अभी इस महीने के पैसे मिलने वाले थे कुछ ही दिन में। अब वो मैनेजर मेरे पैसे भी नहीं देगा। राहुल ने लेखा को समझाते हुए कहा, मैं उससे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? वैसे एक खुशी की बात बताऊं, मेरी माँ हमारी शादी के लिए मान गई। ये सुनते ही लेखा ने हंसकर कहा, सच में? राहुल ने तुरंत कहा, हाँ, और वो तुमसे मिलना भी चाहती। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना है। इतना सुनते ही लेखा थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने धीमे से कहा, लेकिन ऐसे इन कपड़ों में? राहुल ने लेखा को देखते हुए कहा, अच्छे तो हैं ये कपड़े भी, तुम सिंपल ही ज्यादा अच्छी लगती हो। सलवार सूट ही तुम पर जचता है। राहुल के इतना कहते ही लेखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो राहुल की मां से पहली बार मिलने जा रही थी, इसलिए उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। राहुल इस बात को समझ गया था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम डर क्यों रही हो? टेंशन मत लो, मेरी माँ बहुत भोली है और वो बाकी सासू माओं की तरह तेज नहीं है, इसलिए अपने मन को शांत रखो और मेरे साथ चलो। इतना बोलकर राहुल अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। बाइक स्टार्ट करते ही लेखा उस पर बैठ गई और वो दोनों वहां से राहुल के घर के लिए निकल गए। उसी वक्त राहुल अपने घर के बाथटब में बैठे हुए आराम से बोल रहा था, देखा ना तुमने कल कैसे मैंने उस बिजनेसमैन सहानी की हालत खराब कर दी। अब आगे आगे देखती जाओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं। मैं उस राहुल की शादी लेखा के साथ करवाकर आयशा को राहुल का दुश्मन बना दूंगा। वो पूरी तरह राहुल के खिलाफ हो जाएगी। उसके बाद उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तभी राहुल के अंदर से उसकी शक्तियों ने हंसकर कहा, बहुत समझदार हो गया है तू। मेरे कहे बिना ही मेरी जुबान समझने लगा है। इसी रास्ते पर चलते रहे, बहुत सुकून मिलेगा। शक्तियों की बात सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगा। वो इस तरह से शक्तियों के कंट्रोल में जा चुका था। वो उससे कुछ भी कहती भी नहीं थी, तो भी वो उसका इशारा समझ जाता था। जब से उसने उन शक्तियों को अपने अंदर एक्सेप्ट किया था, उसे शरीर में जो तकलीफ होती थी वो बंद हो चुकी थी। राहुल अचानक से बाथटब से उठकर खड़ा हुआ और अपने रूम में गया। उसने रूम में टेबल पर से अपना फोन उठाया और किसी को फोन किया। फोन की रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने भी फोन उठाया नहीं। राहुल ने फिर से दोबारा फोन किया। इस बार फोन उठ गया। फोन उठते ही राहुल ने गुस्से से कहा, तेरे समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं तुझसे क्या करवाना चाह रहा हूं? दोपहर के 3 बज चुके हैं, लेकिन आज भी तेरी सिम लॉन्च नहीं हुई। ये फोन राहुल ने सहानी को किया था। दूसरी तरफ से सहानी ने घबराई हुई आवाज में कहा, बस मैं उसी की प्लानिंग में लगा हूं, आप मुझे आज का वक्त दे दीजिए, कल सुबह ही सिम लॉन्च हो जाएगी। राहुल ने चिल्लाकर कहा, अगर कल सुबह तेरी सिम लॉन्च नहीं हुई ना, तो कल तेरी मैयत उठेगी तेरे घर से। इतना बोलकर राहुल ने फोन कट कर दिया। जैसे ही राहुल ने फोन कट किया, सहानी ने एक राहत की सांस ली और वो अपना सर पकड़कर पलंग पर बैठ गया, क्योंकि सहानी उस वक्त घर पर ही था। उसने राहुल से झूठ कहा था कि वो सिम लॉन्चिंग की प्लानिंग कर रहा है। सहानी की वाइफ मोनिका ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहानी ने परेशान होकर कहा, क्या ठीक हो जाएगा? ये सिम लॉन्चिंग का आइडिया मैंने अपने फायदे के लिए सोचा था। मुझे क्या पता था ये मास्टर फिर से वापस आ जाएगा और हम पर दबाव बनाने लगेगा। ऐसा लगता है कि मैंने ये आइडिया सोचकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे कैसे भी कर इस सिम लॉन्च के प्लान को कैंसिल करना होगा। मैंने देखा है कि ये लोगों को गुलाम बनाकर कैसे उनका इस्तेमाल करता है, इसलिए मैं पूरी दुनिया को इसकी मुट्ठी में नहीं जाने दूंगा। मोनिका ने हैरानी से कहा,
तो अब क्या करोगे तुम? तुम्हारे इस प्लान का पता उसे चल गया तो तुम जानते हो ना वो हम लोगों के साथ क्या करेगा? साहनी ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तक उसे यह बात पता चलेगी हम ये देश छोड़ चुके होंगे। मोनिका ने साहनी का हाथ पकड़कर कहा, तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मोनिका के इतना बोलते ही साहनी उसके गले लग गया। जेल में माया कैदियों के झूठे बर्तन धो रही थी। उसके दिमाग में आ रहा था कि बस किसी भी तरह से एक बार और मास्टर यहां पर आ जाए तो मैं उससे बात करके यहां से निकलने का प्लान बना सकूं। लेकिन कैसे बुलाऊं मैं उसे यहां? माया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मास्टर से कैसे कांटेक्ट करे, लेकिन उसे क्या पता था कि इजिप्ट से मास्टर नहीं उसकी शक्तियां बाहर निकली थीं जो राहिल के अंदर समा चुकी थी। ये सोचते हुए माया जहां बर्तन धो रही थी उसने वहां का नल खुला छोड़ दिया था जिससे काफी देर से पानी बह जा रहा था। माया का उस पर ध्यान ही नहीं गया था। तभी पीछे से एक हवलदार ने उससे चिल्लाकर कहा, ये तेरे घर का पानी नहीं है, नल बंद कर। लेकिन माया जेल से बाहर निकलने के ख्याल में इतनी ज्यादा डूब चुकी थी कि उसे हवलदार की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। एक लेडी हवलदार ने यह देख लिया था। वो तेजी से चलकर माया के पास पहुंची और उसने उसकी पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, नल बंद कर। मुक्का इतना जोरदार था कि माया की पीठ ईंट गई। माया नल बंद न करके गुस्से से उस लेडी हवलदार को देखने लगी। लेडी हवलदार ने उसे घूरते हुए कहा, क्या करेगी? मारेगी? मारना। माया का दिल तो कर रहा था कि वो उस लेडी हवलदार का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके नल बंद कर दिया। कुछ देर बाद राहुल की बाइक उसके घर के सामने आकर रुकी। राहुल ने घर की तरफ देखते हुए कहा, उतरो लेखा, यही है तुम्हारा ससुराल। लेखा ने पहली बार राहुल का घर देखा था। उसे देखते ही लेखा ने कहा, यह तो सच में बहुत अच्छा है। लेखा की इस बात पर राहुल ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने बाइक का स्टैंड लगाते हुए कहा, आओ अंदर चले, मां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राहुल लेखा को घर के दरवाजे पर लेकर पहुंचा और उसने डोर बेल बजा दी। बेल बजते ही तुरंत दरवाजा खुल गया। राहुल की मां ने दरवाजा खोला था। उन्होंने लेखा को देखकर राहुल से कहा, तो ये है मेरे बेटे की पसंद? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, यही लेखा है। लेखा ने तुरंत राहुल की मां के पैर छू लिए। मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। अरे इसे बाहर ही खड़ा रखेगा क्या? अंदर भी लाएगा कि नहीं? राहुल की मां ने उससे कहा। राहुल ने धीमे से कहा, अंदर चलो ना। राहुल का घर अंदर से ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा था। लेखा ने पहली बार जमीन के ऊपर की दुनिया में किसी के घर को अंदर से देखा था। उसे राहुल का घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेखा की मां अपने कुछ चंद्रवंशी लोगों के साथ अभी भी जमीन के अंदर ही रहती थी। वो अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे हुए सोच रही थी कि एक पत्थर तो लेखा के पास है और एक राहुल के पास। उन दोनों से पत्थर लेना आसान है, लेकिन मुझे आयशा का नहीं पता वो कहां पर है। मैं उससे पत्थर कैसे हासिल करूंगी? इससे पहले वो अशुभ शक्ति पत्थर तक पहुंचे, मुझे उन पत्थरों को नष्ट करना ही होगा। ये सोचकर लेखा की मां वहां से उठकर निकल गई। क्या राहिल को साहनी का प्लान पता चल जाएगा? किस तरह से लेखा की मां उन पत्थरों को नष्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए नरक दूत।